अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो कि कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, उससे पहले एक बात ये है कि विजुअल स्टूडियो 2019 जो है ना, इसका वर्जन यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट है, ठीक है। आप लोग 2017 यूज़ करेंगे, आपके पास शायद वर्जन डिफरेंट आए। जो 2015 यूज़ करेंगे उनके पास शायद वर्जन डिफरेंट आए, ठीक है। ये ओपनिंग वाला जो वर्जन है ना, बस ये डिस्प्ले जो होता है ओपनिंग वाला, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, मेरे पास ज़रा मॉडर्न आ रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को इंटरनेट के थ्रू दिखा देता हूँ कि किस तरह का नज़र आएगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों के पास आएगा इस तरह का, तो आप लोग ओपन करेंगे ना, अगर तो थीम वाइट होगी, ठीक है, तो भी हम दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे कोई पिक्चर है नहीं न्यू प्रोजेक्ट की। खैर, अगर आपके पास नया नहीं आएगा ना, अगर आपके पास पुराना होगा तो वो इस तरह का होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बिल्कुल मैं विजुअल स्टूडियो का 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लास्ट ईयर ही अपडेट किया था, इससे पहले मैं 2017 यूज़ कर रहा था, और बाकी उससे पहले 2015 और 13 यूज़ कर रहा था। बट लास्ट 2019 के अंदर मैंने सब अपडेट किया था, और अभी तक फिलहाल उनका यही वर्जन आई थिंक सबसे न्यू है, ठीक है। ये हर 1 से 2 साल बाद अपने वर्जन जो है ना वो लॉन्च कर रहे होते हैं। 15, 13 था, फिर देन 15 आया, फिर देन 17 आया, फिर देन 19 आया, देन अब 21 आएगा, शायद 20 नहीं आएगा। ये लोग ऑड नंबर्स के अंदर, ऑड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के अंदर ये लोग अपने वर्जन को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये सारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। इस सब में जो भी हमने रिसेंट प्रोजेक्ट पे काम किया है, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल आ रहे हैं। ये पूरा स्क्रॉल बार, ये सब अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे सब ऑप्शन है कि आपने क्या करना है। लेट्स से क्लोन और चेकआउट कोड, आपने कोई चीज़ क्लोन करनी है, ठीक है, या तो चेकआउट करना है कोई कोड, कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है, या सोल्यूशन ओपन करना है, कोई लोकल फोल्डर ओपन करना है कंप्यूटर का, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन उसके बाद अब आपको दिखाएगा ये कि आपने कौन सी कैटेगरी में प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले यहाँ देखें कि लिखा हुआ है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ये रिसेंट मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं बना लेट से मैंने बनाए होंगे कभी। ये या तो मैंने ज़्यादातर प्रोजेक्ट इस टाइप के बनाए होंगे इसमें। इसमें मुझे वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स। तो ये रिसेंट प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स हैं। मुझे कैसे हम लोग काम करेंगे कंसोल एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो कंसोल एप्लीकेशन कैसे फाइंड करेंगे इसमें से, सी शार्प, उसके अंदर फिर मैंने कहा विंडोज, उसके अंदर वेब। अब वेब नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे वेब नहीं चाहिए। कंसोल मुझे वेब में नहीं मिलेगा, कंसोल मुझे मिलेगा कंसोल में ही। तो ये क्या आ गई, कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट कोड नहीं, डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये क्रिएट कर दें आप, ठीक है। इसकी क्रिएशन पे हमें ये मुझसे हमें कहेगा कि कंसोल एप्लीकेशन कंसोल F1 या कंसोल F3 के नाम से दे रही है, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि इस एप्लीकेशन का नाम अपनी तरफ से कोई भी दे दें। जैसे मैं क्या देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप। अच्छा, ये सी शार्प नहीं कहने देता। सी शार्प आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सी शार्प सी हैश करके आपको लिखने नहीं देता, ये एरर देता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एफ
ठीक है, सी शार्प, फर्स्ट स्टेप इन सी शार्प, और अपनी क्लास का हमने टाइमिंग दे दी है भाई, ताकि डिस्टिंग कर सकूँ मैं बाद में प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं और भी क्लासेस को सी शार्प पढ़ा रहा हूँ अभी आजकल, और डॉट नेट चल रहा है और भी क्लासेस में, एक दो क्लासेस में डॉट नेट चल रही है, तो मैं डिस्टिंग कर सकूँ कि भाई ये क्लास आप लोगों पे, ये जो प्रोजेक्ट है आप लोगों की क्लास पे, ठीक है। और दैनिक क्या करते हैं हमने, अच्छा फिर ये भी आप लोग देख रहे होंगे ना जगह, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन नेम, तो जो प्रोजेक्ट का नेम होता है ना वही सोल्यूशन का नेम होता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने इससे कहा प्लेस, मैं अगर इससे कहूंगा ना तो ये सेम डायरेक्टरी में प्लेस कर देगा, सही है। फ्रेमवर्क कौन सा चाहिए, प्रोजेक्ट का नेम, हाँ बिल्कुल कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, बस कोशिश करें कि उसमें स्पेसेस ना हो, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिए। अच्छा, ये डॉट नेट का फ्रेमवर्क तो 4.7.2 चल रहा है, डॉट नेट का फ्रेमवर्क 4.8 भी आ गया है, ठीक है, रिलीजेस हो गई हैं, सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन विजुअल स्टूडियो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, अभी वो आप लोगों के साथ भी हमारे सामने वो शो नहीं कर रहा। 4.7.0 कुछ टाइम पहले तक था, 4.7.2 अब हो गया है, पहले 4.7.1 आ गया था, देन अब 4.7.2 हो गया है ये वर्जन, सही है। तो हम 4.7.2 ही यूज़ करेंगे, सबसे लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना है हमें सी शार्प का हमेशा, और क्रिएट कर देंगे। ये लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, ये वाली, ये यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि कहाँ आपका प्रोजेक्ट सेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे। अब जब नेक्स्ट करेंगे ना तो प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, यानी ये मेरा प्रोजेक्ट बन के आ गया है। आप लोग देख लो कि बहुत ही कोई अजीब से स्टाइल के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई होंगी, ये सब, ये पूरे पैनल्स ओपन हुए हुए हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं, ये टूल बार है सारी, और ये सारे सारे टूल्स हैं, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट रन करना है तो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। विंडोज, एडिट, डेस्कटॉप, डिबग, ये सब सारे टूल्स हैं। अब ये जो फाइल बनी हुई है, ये वाली जो फाइल है, ये जो सब फाइल बनी हुई है, सर ये फाइल कहाँ बनी हुई है, तो ये फाइल देखें यहाँ बनी हुई है, ये फाइल ये बनी हुई है। ये फाइल यहाँ बनी हुई है, और ये फाइल यहाँ पे काम भी कर रही है, ठीक है। इसके अलावा इसकी और बहुत सारी फाइल्स हैं, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है जो हमने रखा था उस वक्त, ठीक है। ये ऐप डॉट कॉन्फिग है, यानी जब एप्लीकेशन चल रही होती है ना, जब एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है, तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये जो कोड हुआ है ना XML के अंदर हुआ हुआ है, XML के अंदर कोड हुआ हुआ है ये, ठीक है। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन चलती है तो ये क्या करती है, कॉन्फ़िग उसको कॉन्फ़िगर कर देती है कि वो रन हो जाए, सही है। फिर इसके बाद ये रेफरेंसेस है, ये रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉपर्टीज अपने अंदर होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। रेफरेंस का मतलब होता है ये समझ लें कि ताल्लुक कहने, या जरिया कह लें, ठीक है, कि भाई ये अगर मैंने लाइब्रेरीज यूज करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर तो वो मुझे रेफरेंसेस के थ्रू लानी पड़ेंगी, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोजेक्ट के बारे में, इनको कुछ नहीं करिएगा, इनको ऐसे ही रहने दें, इनमें कोई भी चेंजेस ना करें तो बेहतर है, वरना प्रोजेक्ट की जो डिबगिंग है, प्रोजेक्ट जो है ना वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही छोड़ देते हैं, फिलहाल जितना हमें देखना है वो मेन ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, और हमें काम किस पे करना है, इस पे करना है, सही। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अभी अभी तक के काम में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम? मिनिमाइज कर सकते हैं। लेट से कि इससे जहन निकाल के सर इसमें कुछ करें, मतलब ये इसमें काम कैसे करेंगे हम, क्या कोड कहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो
सी शार्प के अंदर जब भी आप सी शार्प लिखोगे ना, सी शार्प का कोड कैसे होता है कि सी शार्प कोई भी कोड होगा, ठीक है, हमने सी की बात की, ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे वहाँ पर हेडर फाइल्स में, या समझो सबसे टॉप पर हम लाइब्रेरीज यूज करते थे, वहाँ पे stdio.h यूज करते थे, ठीक है, आईओ स्ट्रीम, स्ट्रिंग डॉट एच और इस तरह की चीजें यूज किया करते थे। यहाँ पे वही लाइब्रेरीज ने अपनी जगह कहाँ से किससे बदल ली है, इन लाइब्रेरीज से बदल ली है। हम जो जो चीजें यूज करेंगे ना यहाँ पर, वो सब यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि भाई हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो इनकी लाइब्रेरीज है वो ये है। कंसोल डॉट राइट लाइन, अच्छा मैंने एक चीज बड़ी जल्दी बोल दी, कंसोल डॉट राइट लाइन, खैर छोड़े। तो हमें जो भी चीज नीचे यूज करनी है, जो भी फंक्शन ऐसा यूज करना है कि जिसका रेफरेंस कहीं ना कहीं देना है, उसकी नेम स्पेस या ये समझ रहे हैं कि उसका यूजिंग डायरेक्टिव जो है ना वो हमें ऊपर यूज करना होगा, ठीक है। फिर आप लोग देख रहे हैं नेम स्पेस लिखा हुआ है, नेम स्पेस फर्स्ट स्टेप इन सी शार्प और 9 to 11। ये जो नेम स्पेस कहलाता है ना, ये समझ रहे हैं कि ये नाम होता है उस जगह का जहाँ पे क्लास मौजूद होती है। जैसे कि मैं बात करूँ तो ये मेरा वो घर है, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये रूम मौजूद है। ये नेम स्पेस मेरा वो घर है जहाँ पे मेरा ये रूम मौजूद है, ठीक है। तो ये नेम स्पेस मेरा वो घर है, ये नेम स्पेस मेरे घर का वो नाम है जिसके अंदर मेरा रूम जो है वो मौजूद है, और मेरे रूम का नाम क्या है, प्रोग्राम, जो कि क्या है, यहाँ पे क्लास है, सी शार्प के अंदर यहाँ पे क्लास बनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे कि हम इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे, लाइक क्लास जो है वो मेरा रूम है, जो क्लास बनी हुई है ना, पे लिखा हुआ है क्लास और स्पेस प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्लास को एज एन ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करेंगे, लाइक हम समझेंगे कि क्लास थ्रू आउट सारे लेक्चर, ठीक है, थ्रू आउट ऑल सी शार्प ऑल एमवीसी हम यही कंसिडर किया करेंगे कि लाइक क्लास एक रूम की तरह है, ठीक है, क्लास एक असल क्लास की तरह है। जैसे अब तक में आप लोगों की क्लासेस है, समझ लो कि क्लास जो है वो बिल्कुल वैसी ही एक क्लास है, ठीक है। और नेम स्पेस क्या है, लेट्स से नेम स्पेस है हमारा पूरा एपटेक का जो एरिया है ना, वो पूरा नेम स्पेस है, और क्लास जो है उसके अंदर हमारी जो लैब्स है वो हमारी क्लास है, सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स और ARG है, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैथड तो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स आप चला भी लेते हो, लेकिन आपको पता है मैथड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स नहीं चलते, ठीक है। ये वो मेथड होता है कि जब भी आपको सी शार्प में कोई भी कोड रन करना हो, तो आपको इसी मेथड में लिखना पड़ेगा वो कोड, ठीक है। जब तक आप इस मेथड में नहीं लिखोगे वो कोड रन नहीं होगा। लेट्स से आपने एक और मेथड बनाना है, अब आप बेशक इस मेथड के बाहर बनाओगे एक और मेथड, लेकिन जब तक आप अपने मेथड को यहाँ कॉल नहीं करोगे, मेथड नहीं चलेगा। आप लोगों को सी लैंग्वेज का मेन याद होगा, सी लैंग्वेज का मेन मेथड जो था वो याद होगा। बस सी शार्प में भी यही ऐसे ही मेन मेथड होता है, ठीक है, और यही आपको काम करना होता है। हमने कल लास्ट क्लास में बात की थी कि सी और सी प्लस प्लस मिलके जब बैठे एक साथ, तो फिर उन्होंने क्या किया, सी शार्प को बनाया, सही है। तो अब क्या है, कुछ चीज़ें सी की आएंगी, कुछ चीज़ें सी शार्प की आएंगी, सही है, सॉरी सी प्लस प्लस की आएंगी। सी हमने पढ़ी भी है, तो मैं आप लोगों को ये बताता जाऊंगा कि भाई सी लैंग्वेज से ये चीज़ें आई हैं, और कभी अगर हुआ तो मैं बता दूंगा कि सी प्लस प्लस से क्या चीज़ है। जी, मैंने कहा, हाँ, ये लैंग्वेज जो सी शार्प बनी है वो सी लैंग्वेज से और सी प्लस प्लस से बनी है मिलके, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा हुआ, जैसे यहाँ मेन मेथड देखा है आप लोगों ने, जो भी हम लिखेंगे वो मेन मेथड में लिखेंगे तो ही रन होगा, तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, वरना वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमने कहाँ से सीखा, ये हमने सी लैंग्वेज से सीखा था, कि जब हमने बात की थी कि जो भी हम मेन में लिखेंगे वही रन होगा, उसके अलावा कुछ भी रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही सीन है, जो भी हम मेन में लिखेंगे वही रन होगा, उसके अलावा कुछ भी रन नहीं होगा, सही। अगर मेथड भी रन करना है, ठीक है, तो आपको
बेशक मेन मेथड से बाहर एक और मेथड बनाएंगे, लेकिन उसको मेन में कॉल करना लाजमी होगा, ठीक है। विदाउट कॉलिंग इन द नेम इन द मेन मेथड वो काम आपका नहीं चलेगा, ठीक है जी। यहाँ तक प्रॉब्लम? अच्छा, चलिए इसको छोड़ें। अब क्या, अब एक बात ये करते हैं कि जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाई मुझे आप एक प्रोजेक्ट, एक प्रोग्राम लिख के दें, ठीक है, कोई भी एक प्रोग्राम लिख के दें, सी शार्प का, सी लैंग्वेज का। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये अपने पास लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं। तो कोई प्रोग्राम राइट करने के ना, कोई प्रोग्राम लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर हमने बात की, हम अभी डिस्कस करते करते आ भी गए उसको, जिसके अंदर होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, जो कि आपके प्रोग्राम के लिए काफी जरूरी होती हैं, जो आपने मेन फंक्शन वगैरह यूज करने होते हैं उनको लेकर आ रही होती हैं, ठीक है, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी से और डिफरेंट जगहों से। अब प्रिंट एफ भी मैं लिखता था वहाँ पे सी लैंग्वेज में, तो वो भी मुझे stdf.h के अंदर से ही मिलता था, ठीक है, तभी मैं लिख पाता था वो, तभी मैं मतलब टाइप कर पाता था वो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? लाइब्रेरी। देन सेकंड स्टेप इज डिक्लेरेशन। यानी किस चीज़ की डिक्लेरेशन? वो तमाम वेरिएबल्स जिनकी आपको नीड होने वाली है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो तमाम वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन, उसके डिक्लेरेशन से भी पहले एनालिसिस, ठीक है। आपने एनालिसिस करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और एनालिसिस के साथ साथ आपने ये देखना है कि आपकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब जब आपने ये देखा ना कि आपकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने क्या क्या चीज़ डिक्लेयर करनी है, यानी कौन कौन सा वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद आती है इनिशियलाइजेशन, यानी आपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी है। अब ये जो स्टेप है, इसके अंदर जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दें। जहाँ आपको लगे कि नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बाद में दे सकता हूँ, ये दे सकती हूँ, या मैं इसको किसी और वेरिएबल के थ्रू, या ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है कल को कोई दो वेरिएबल्स मिलेंगे तो इसमें वैल्यू आएगी, तो वो बाद में कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन जितनी कम से कम जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड है, उतने वेरिएबल्स के अंदर इनिशियलाइजेशन कर दी जाए, ठीक है। इसके बाद आपने करना होता है क्या? प्रोसीजर। अब जो भी आपका प्रोसीजर है ना, कि लेट्स से आपने दो नंबर्स को ऐड ही करना है, तो किस तरह से करना है, क्या लॉजिक लगानी है, कौन सा काम कैसे करना है, किस तरह से कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ, ठीक है, वो प्रोसीजर में आ जाता है। अब आपने एनालिसिस कर लिया है। एनालिसिस का मतलब है आपने ये पता लगा लिया कि, क्योंकि दायरे एक एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपने बेस्ट पॉसिबल आंसर पे जाना है। तो आपने एनालिसिस कर लिया कि भाई अब ये काम है और इसको इस तरह से देखना है, ठीक है, ये काम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब आपके जहन में खाका बन गया है, ठीक है, कि मैंने लेट में निशा ने सोच लिया कि भाई मैं इस तरह से काम करूंगी, मैंने सोच लिया कि मैंने सोल्यूशन जो है इस तरह से ड्राइव करना है, ठीक है। अब ये काम करने बैठी है, अब इन्होंने इनिशियलाइजेशन कर दी। देन इसके बाद क्या होगा, वो जो आपने सोचा हुआ है ना कि मैंने काम इस तरह से करना है, आपको वो एक अमली शक्ल के अंदर यहाँ परफॉर्म करना होगा कोड के थ्रू। अब आपने वो भी परफॉर्म कर लिया। इसके बाद क्या करना होगा, जाहिर है आपको प्रोग्राम से कोई आउटपुट चाहिए होगा, ठीक है, या यूजर इनपुट के थ्रू या प्रिंट करना होगा, तो वो आउटपुट प्रोवाइड करें, और उसके बाद क्या कर दें, प्रोग्राम को एंड कर दें, ठीक है। यहाँ तक कोई काम? यहाँ तक कोई मसला? ये स्टेप्स नोट कर ले, मैं एक मरतबा बोल देता हूँ, ये स्टेप्स ही नोट कर लें, ये काम आते हैं। और मे भी मैं आज के क्लास वर्क में भी ये दे सकता हूँ, आज मैं कोई असाइनमेंट के अंदर भी ये दे सकता हूँ कि आपको 5 स्टेप्स बताएं, ठीक है, जो कि हमारे पास काम आते हैं। कोई भी प्रोग्राम राइट करने के अंदर जो हमारे स्टेप्स काम आते हैं ना, 6 से 7 स्टेप्स होते हैं। तो मैं नोट पैड यहाँ टाइप कर देता हूँ, आप लोग ये देखकर लिखिएगा। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो
फर्स्ट स्टेप है लाइब्रेरी। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है एनालिसिस। क्योंकि अगर आपने विदाउट एनालिसिस वेरिएबल डिक्लेयर किए तो वेरिएबल्स डिक्लेयर ज़्यादा हो जाएंगे, और क्या पता एनालिसिस करने पर आपको लगे कि यार नहीं, वेरिएबल्स की ज़रूरत तो कम है, लेकिन आपने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए जबकि आपका काम 3 वेरिएबल्स में भी हो जाता। ठीक है, इसलिए पहले एनालिसिस करेंगे, फिर आप वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन की तरफ लेके जाएंगे। डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है? फोर्थ स्टेप में आपने करना है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। फिर फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करना है? फिफ्थ स्टेप में आपने करना है प्रोसीजर। प्रोसीजर। और सिक्स स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने? सिक्स स्टेप में आपने लेट्स से प्रिंट या आउटपुट जो भी है वो देना है। प्रिंट और आउटपुट। और सेवन स्टेप आपका कौन सा होगा? आप प्रोग्राम को एंड कर देंगे, खत्म। बस इतना सा। ठीक है, आपकी सेवन स्टेप्स है जिनके अंदर आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, तो भी सेव कर देते हैं। ट्वेल्व सी। अच्छा, मैं विदाउट स्पेस ही लिख रहा होता हूँ जब मुझे कोई फाइल सेव करनी होती है, तो आपको परेशान ना होना है। ठीक है जी, ये स्टेप्स है। मे बी मैं एट द एंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रोसीजर वाले काम में क्या होता है, एनालिसिस वाले स्टेप में क्या होता है। ठीक है, या एनालिसिस वाला स्टेप हम डिक्लेरेशन से पहले क्यों करते हैं, डिक्लेरेशन के बाद क्यों नहीं करते, तो मैं कुछ भी पूछ सकते हैं उसके बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे भी हम वो कुछ, आप लोगों को याद होगा हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे अभी सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, देन रिलेशनल ऑपरेटर उसके अंदर होते थे, देन वो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते थे उसके अंदर। ठीक है, वो क्या होते थे क्या नहीं होते थे, वो हमने देखना है। सही है, तो वो जरा देख लेते हैं। और सबसे पहले आज फिलहाल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही देखेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से पहले अब मैं इसी प्रोग्राम के अंदर ना पूरा चार्ट टाइप का बना दूंगा। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स मैं यहाँ पे बता आपको दे दूंगा, और आप लोगों ने बाद में वो उनको ट्राई कर लेना। मैं एक एग्जाम्पल से दो तीन ऑपरेटर समझा दूंगा कोशिश करके। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है? चलिए, ऑपरेटिंग ऑपरेटर, यहाँ पे वही डबल फोर स्लैश यूज करके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक काम यहाँ पे और आसान होता है, मैं भी बता देता हूँ। खैर, वो और भी लैंग्वेजेस के अंदर ऐसे ही होता है। मैं कमेंट फिलहाल मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली इस तरह से कमेंट कर सकते हैं।
मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है वैन? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। अब देखो मैंने सिर्फ क्या किया है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि मैंने एंटर किया ना, तो यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ आ गया। मैं जितने भी काम करूंगा ना, वो यहाँ पे ऐसे ही स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑपरेटर्स चाहिए, मैं बता देता हूँ वो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑपरेटर्स। ठीक है, और ठीक है, और सीन ये है कि भाई सबसे पहले क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, पीछे रह जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है इक्वल्स टू। सही है, बेसिकली जो इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, या ये कह रहे हैं कि या तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू कहलाता है, या इक्वल्स टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। इतना भी इस तरह भी आसान कर सकते हैं चीजें। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड टाइप होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अब मैं यहाँ पर इसको 1 और 2 की कैटेगरी में राइट कर लेता हूँ, और 2, और फिर मेरे पास आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं जी? सबसे पहले इसमें होता है एडिशन। ठीक है, एडिशन के बाद हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन, देन हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्टेरिक यहाँ इसलिए लगा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन लिखा दो स्टेरिक से ही जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही लगा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन, और देन डिवीजन। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, और देन उसके बाद मेरे पास एक साइन और भी होता है, जो कि होता है मॉड्यूलस। याद होगा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है इससे। ठीक है, सो देन हमारे पास और भी मजीद कुछ ऑपरेटर्स होता है। कौन कौन से ऑपरेटर्स होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है जी, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर आ गए मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ साथ अब ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मेरे पास होता है जी, एक साइन होता है ग्रेटर देन, लेस देन एक साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब इसको किस तरह से लिखा जाता है? इसको इस तरह से लिखा जाता है।
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर अगर मैं कहूँगा तो यहाँ पर एक साइन ये भी होता है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? इक्वल इक्वल टू ये कहते हैं इक्विटी चेक होता है ये, ठीक है, यानी डबल इक्वल्स टू कहते हैं इसे। और या तो इक्वल इक्वल टू से कहते, जब ये लिखा हुआ होता है तो इसे पढ़ते हैं इक्वल इक्वल टू, ठीक है। और ये इक्विटी चेक होता है कि आपके वेरिएबल्स और आपस में बराबर है, उनकी टाइप भी बराबर है या नहीं है। फिर एक और भी साइन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल के साथ, यानी इसका मतलब क्या होता है, नॉट नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है कि वही हम बता रहे हो कि मेरी वेरिएबल्स लेट से बराबर नहीं है। और फोर हमारे पास होता है कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या क्या होता है जी, मेरे पास वैरायटी के अंदर एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसे उर्दू में क्या कहता है, ठीक है। मेरे पास होता है और ऑपरेटर, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, या, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे थ्रू आउट सी शार्प, और फ्रेमवर्क से भी पढ़ेंगे डॉट नेट के अंदर, ठीक है। हम एमवीसी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यही यूज होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और आप लोगों में से ज्यादातर को याद होंगे, हमने पहले भी पढ़े हुए ये। इस तरह एक सीक्वेंस में इनको एक साथ नहीं लिखा था, लेकिन हमने एक सी लैंग्वेज के अंदर इन सबको पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने एंड ऑपरेटर को भी पढ़ा हुआ है, हमने और ऑपरेटर को भी पढ़ा हुआ है, हमने सारी चीजों को कवर किया हुआ है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दैट तो पूछ सकता है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, एक दो एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आप वेरिएबल्स के साथ किस तरह खेल सकते हैं, यहाँ वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करना है वो सब देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पे मैं इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए कि अब ये लैंग्वेज है ना टाइप सेफ है, यानी आपको जो भी यहाँ पे वेरिएबल चाहिए होगा ना उसकी टाइप बतानी पड़ेगी, जैसे सी लैंग्वेज में होता था, ठीक है। जैसे मुझे इंटीजर टाइप चाहिए तो मैं लिखूंगा, बिल्कुल सी लैंग्वेज वाला काम होगा, इंट ए, और वेरिएबल देनी है, वेरिएबल देना है उसको ए इज इक्वल्स टू, मैंने उसका 12 सेमी कॉलन, इंट बी इज इक्वल्स टू 5 सेमी कॉलन, ठीक है, नहीं, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। थर्सडे को क्लास होगी, क्लास तो होगी ही होगी, लेकिन सेंटर आना होता है ना जो दोपहर में, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा सुबह क्या आना है या नहीं आना। अगर तो मौसम खराब हुआ तो फिर नहीं आना होगा, ठीक है। अगर वेंसडे की रात तक भी जबरदस्त बारिश हो रही होगी ना, तो फिर हम सुबह देख कर फैसला करेंगे कि भाई बुलाना है या नहीं बुलाना, क्योंकि जाहिर है मैं भी ये नहीं चाहूंगा, मुझे भी सेंटर जाना होगा, तो जाहिर है मैं भी खुद अपने उसके लिए खतरा नहीं लूंगा। मैं जा रहा होता हूँ तो साथ में लैपटॉप लेके जा रहा होता हूँ, तो जाहिर है वो भी एक रिस्क वाला सिनेरियो बन जाता है, तो मैं भी ध्यान से जाऊंगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सी वाला जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर मैं ए और बी को ऐड करके रखूँ। तो मैंने क्या किया, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप लोगों के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, दो नंबर ऐड हो जाने चाहिए, ठीक है।
और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, 2 नंबर ऐड भी हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क ये है, इस बात को याद रखिएगा कि आप लोगों ने आज घर पर विजुअल स्टूडियो को लाजमी अपने पास इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर ना मैं आप लोगों को टास्क दूंगा घर से करने के लिए, और फिर वो आप लोगों ने करके लाना है। तो आज लाजमी मुझे आज घर पे इंस्टॉल कर लेना है, और जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही होगी ना, आप लोग मुझे कहेंगे कि सर ये मुझसे इंस्टॉल यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि एसक्यूएल अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है आप लोगों के पास। तो एसक्यूएल वाला हाल नहीं होना चाहिए इसका। मैं इसकी तो रोज के रोज प्रैक्टिस दूंगा, क्योंकि ठीक है, और इसके मैं नंबर्स भी सी शार्प के टेस्ट के अंदर ऐड करूँगा। सही है, तो आप लोगों ने रोज इसको इंस्टॉल करना है। मैं अभी आगे काम नहीं करा रहा, मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, और आज आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। अब मैं आगे जब भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब आप लोग मुझे सब लोग कहोगे, जितने लोग अभी क्लास के अंदर मौजूद है ना, मुझे नाम उनके याद है, निशा, अरीबा, उसाम और जैन। तो ये मुझे सब कहेंगे कि सर हमने अपने कंप्यूटर के अंदर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया है। सही है, मैं ये सेटअप जो मैंने वहाँ पे भी आपको डेस्कटॉप पे दिखाया था, ये मैं आपको क्लासरूम पे सब कुछ अपलोड करूँगा। ठीक है, बस मुझे आप लोगों से ही काम चाहिए।